आदाब, मैं मोहम्मद अमजद अली। प्राइम टाइम में आपका खैर मकदम है। कोरोना वायरस के जब से हमले हुए हैं हिंदुस्तान में, जो आया है तकरीबन जनवरी के एंड में, उसके बाद से लेकर लॉकडाउन चला, काफ़ी रेस्ट्रिक्शंस रहे और टेस्टिंग की बड़ी लिमिटेड सहूलत रही। उसके बाद से लॉकडाउन 4 यानी कि अनलॉकिंग जब से शुरू हुई है, कई सेंटर्स कायम किए गए हैं ताकि लोग कोरोना का टेस्ट कराएं और ये इत्मीनान कर लें कि वो कोरोना से मुतासिर नहीं है। ये भी देखने में आ रहा है कि हर कस व नाकस जाकर टेस्ट करवा रहा है और आजकल एक फ़ैशन चल पड़ा है कि कोरोना का टेस्ट करा रहे हैं, उसके बाद नेगेटिव रिपोर्ट आने पर सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि ये मैसेज को आगे बढ़ाइए कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं कोरोना नेगेटिव पाया गया। क्या ये दुरुस्त है कि हर कोई ये टेस्ट कराना चाहिए, या फिर कोई टेस्ट करवा लेने के बाद नेगेटिव पाए जाने के बाद उसके बाद उसे कोरोना का ख़तरा नहीं रहेगा? ये सारी चीज़ें जानने के लिए हम आए हैं डॉक्टर SRM कादरी साहब के पास, जो कि ENT सर्जन हैं। UK से माशाल्लाह इन्होंने कोर्स किया है। उसके बाद हिंदुस्तान में आकर केयर हॉस्पिटल में इन्होंने प्रैक्टिस की है। उसके बाद अब ये दुर्रशवार हॉस्पिटल में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। इनकी प्राइवेट प्रैक्टिस भी है, ये कोरोना का भी इलाज कर रहे हैं। जानते हैं डॉक्टर साहब से ये सारा मामला क्या है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा, आपका खैर मकदम है BBN चैनल पर, और मैं ये जानना चाहूँगा कि कोरोना टेस्ट हर एक को कराना चाहिए या किसी किसी को कराना चाहिए? ये बहुत ही बड़ा अहम सवाल है, क्योंकि ख़ास तौर से ऐसे जो पॉजिटिव लोग आए उनके रिलेटिव्स ख़ास तौर से पूछ रहे, क्योंकि हम उनसे कांटेक्ट में आए थे या फिर कोई दावत में या फिर किसी की मौता में गए थे जो कोई पॉजिटिव थे। तो इसके ताल्लुक़ से मैं कहूँगा कि जो है, अगर आपको कुछ भी सिम्टम्स है, जैसा कि सर्दी, खांसी, तेज़ बुखार, गले में ख़राश, खुशबू बदबू का नहीं आना, या फिर किसी को लूज़ मोशंस वगैरह ऐसे कुछ सिम्टम्स है, तो आपको जो है सिर्फ आइसोलेट होना है। ये सारे टेस्ट, जो 3 टेस्ट अभी किए जा रहे हैं, जैसा कि रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट या RT-PCR टेस्ट या HRCT टेस्ट, ये टेस्ट करवाने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको आइसोलेट होना है और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट फ़ेज़ 1 का, जैसा मैं पहले भी बता चुका हूँ, वो ट्रीटमेंट आपको स्टार्ट करना है। आपको कोई भी टेस्टिंग की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। रही बात टेस्टों के ताल्लुक़ से, कौन सा भी टेस्ट आपको 100% एक्यूरेट और करेक्ट रिज़ल्ट नहीं दे सकता। बहुत सारे जनों को फॉल्स नेगेटिव रिपोर्ट आ रहा, यानी कि उनको सिम्टम्स सारे हैं पर बीमारी सही से टेस्ट में पकड़ी नहीं जा रही। तो ये एक एरर है टेस्ट का, और कौन सा भी टेस्ट आपको परफेक्ट 100% रिपोर्ट नहीं दे सकता कि आपको इन्फेक्शन है या नहीं है। तो अपने को अपने और अपने घर वालों की एहतियात के लिए सिर्फ़ और सिर्फ टेस्ट पे भी रिलाई नहीं करना है। और ये नहीं समझिए कि अगर आपको जो है टेस्ट नेगेटिव आ गया तो मैं बिल्कुल आराम से 4 जगह घूम सकता हूँ। अगर आप छींक रहे, खांस रहे, कुछ भी सिम्टम्स है, आप डेफिनेटली दूसरों को स्प्रेड कर सकते हैं। तो इसके लिए एहतियात करना ज़रूरी है। अगर आपको सिम्टम्स आए तो सिर्फ सोशली आइसोलेट हो जाइए और ट्रीटमेंट स्टार्ट करिए। इंशाअल्लाह ताला इससे आप हिफाजत में आ जाते हैं। आपने जैसा कि बताया कि फ़ॉल्स नेगेटिव आ रहा है, फ़ॉल्स पॉजिटिव भी आ रहा है? डेफिनेटली फ़ॉल्स पॉजिटिव भी आ सकता। बहुत सारे जनों को जो है फ़ॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट भी आ रहे हैं। ये भी एक एरर है और इसका भी एक पॉसिबिलिटी है फ़ॉल्स पॉजिटिव आने का। इसकी वजह से ये एक वो रहता कि जो है, जिनको सारा ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है, ओके, जैसा कि एंटीवायरल इंजेक्शंस वगैरह, कुछ लोग उनको स्टार्ट करना पड़ता है। पर एक चीज़ है कि इसका एरर जो है ये कम है फ़ॉल्स पॉजिटिव, पर फॉल्स नेगेटिव फार बेटर है, बहुत ज़्यादा वो है, क्या बोलते सो, उसका चांसेस ऑफ फॉल्स नेगेटिव टेस्ट रिपोर्टिंग का ज़्यादा चांसेस है। तो इसलिए अपने को जो है एहतियात करना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ़ और सिर्फ रिपोर्ट्स पे रिलाई बिल्कुल कोई डॉक्टर नहीं कर सकता। तो जैसा कि आपने बताया कि फ़ॉल्स पॉजिटिव भी आ रहे हैं, फ़ॉल्स नेगेटिव भी आ रहे हैं, तो जो कोई भी रिज़ल्ट हो आप इत्मीनान नहीं कर सकते हैं। और आप ये भी बता रहे हैं कि कुछ खांसी, ज़ुकाम, बुखार के सिम्टम्स दिख भी रहे हैं तब भी आपको नहीं कराना चाहिए टेस्ट। तो यहाँ तो ये हो रहा है कि एसिम्टोमेटिक लोग टेस्ट करवा रहे हैं, तो ये ट्रेंड कैसा है और इसके क्या नुकसान हैं? ये बहुत ही ज़्यादा गलत है। ख़ास तौर से जो भी साहिब इस्तिताअत है, काफ़ी सारे लोग मैं देख रहा हूँ, इवन मेरे ख़ुद के फ्रेंड्स भी हैं और रिलेटिव्स में भी हैं, जो भी साहिब इस्तिताअत है डर रहे हैं और फ़ौरन जो है जाके
पैनिक हो के HRCT टेस्ट, एक ऐसा माहौल बन गया कि अगर कोई गरीब है तो रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट 800-900 रुपये का करवा ले रहा, अगर कोई पैसे वाला है, साहिब इस्तेताद है, तो उन्हें जा रहा है HRCT टेस्ट करवा ले रहा। तो मैं दोनों को भी कहूँगा कि आप डर के सिर्फ और सिर्फ डर के पैनिक हो के ये टेस्ट करवाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपको कुछ भी ट्रीटमेंट है, आपको ये टेस्ट के रिपोर्ट के बिना पे बिल्कुल चेंज नहीं होने वाला है। सिर्फ और सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देने वाले हैं, जैसा कि आपको बुखार है तो पैरासीटामोल, खांसी है तो खांसी का शरबत, अगर आपको जो है सर्दी है तो उसके लिए मॉन्टेलुकास लिवोसिट्राजिन टैबलेट, ट्रीटमेंट आपका वही चलना है। तो ये टेस्ट करवाने का कोई मकसद ही नहीं है अगर आपके अंदर हल्के से सिम्टम्स है। जी, ये तो बात हुई कि ऐसे लोग जो अफोर्ड कर सकते हैं और वो टेस्ट करवा रहे हैं। अब तो ये हो गया है कि गवर्नमेंट के कई सेंटर्स कायम किए गए हैं जहाँ पर फ्री टेस्ट किया जा रहा है। तो यहाँ पर कौन से टेस्ट किया जा रहा है? खाली रैपिड टेस्ट किया जा रहा है या फिर RT-PCR या फिर इसके अलावा भी? रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट और RT-PCR दोनों टेस्ट हो रहे हैं अक्सर गवर्नमेंट में। और जो है हायर सेंटर जैसा कि गांधी वगैरह है, जहाँ पे आपको CT स्कैन का मशीन वगैरह रहता, तो वहाँ पे HRCT हो रहा, आपको डेफिनेटली हो रहा। पर सभी ये PHCs वगैरह में अक्सर जो है या तो रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट हो रहा या फिर RT-PCR। और ये टेस्ट के रिपोर्ट्स, जैसा कि रैपिड एंटीबॉडी आपको हाफ एन आवर टू 1 आवर में आ जाता। दूसरा आपका है RT-PCR टेस्ट, इसका 70-80% सक्सेस रेट रहता और ये आपको 24 to 48 आवर्स में आता। आप चाहे तो बिल्कुल करवाइए, पर मेरी एक राय है, एक मशवरा है कि अननेसेसरी वहाँ पे मत जाके ठहरिए, क्योंकि अगर ऐसे इंसान जो वहाँ पे ऑलरेडी पॉजिटिव है, जो वहाँ पे आ रहे, आप उनसे गलती से कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने घर को ये बीमारी लेके जा सकते हैं। ये सबसे बड़ी संगीन बात है कि आप सेहतमंद जा रहे हैं और बीमारी लेकर घर आ रहे हैं, वो भी ऐसी बीमारी जो कि हंगामा मचा चुकी है। अब आप ये बताइए कि जो RT-PCR टेस्ट है या इसके बाद जो है HRCT टेस्ट है, तो ये मैं जानना चाहूँगा, आपने कहा कि सिम्टम्स आने के बाद भी आप लेवल 1 ट्रीटमेंट करिए, स्टेज 1, उसके बाद अगर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है तो फिर आप ये कोविड टेस्ट करवाएं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप ये करने में देर हो जाए और लंग डैमेज हो जाए? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको जो है ट्रीटमेंट जो रहता वो बिल्कुल चेंज नहीं होने वाला है, चाहे आपका टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। कोरोना का एक चीज़ समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आज भी पूरी दुनिया लड़ रही है इसका ट्रीटमेंट फाइंड आउट करने एग्जैक्टली कोविड का। तो एग्जैक्टली कोविड का कोई ट्रीटमेंट नहीं है। आपको जो भी ट्रीटमेंट दे रहे सिर्फ सिम्टोमेटिक, आपको टेम्परेचर ज़्यादा आ रहा उतने टाइम टेम्परेचर के हिसाब से पैरासीटामोल, अगर आपको खांसी वगैरह ज़्यादा आ रही तो वो रिलीफ करने के वास्ते ब्रोंकोडायलेटर्स बोल के मेडिसिन रहते हैं, वो सब अपने को आपको दे रहे हैं। आपको कोई भी जो है एग्जैक्ट कोविड का ट्रीटमेंट कुछ भी नहीं है। तो अगर आप ये सोच रहे कि अगर मैं टेस्ट करवाने में डिले करवा दिया और मेरी बीमारी बढ़ गई, मैं स्टेज 2 में चला जाऊँगा, तो टेस्टिंग से इसका कुछ ताल्लुक़ नहीं है। इम्पॉर्टेंट ये है आपको जैसा स्टेज 1 के सिम्टम्स आए इमीडिएटली ट्रीटमेंट लेना है। टेस्टिंग का इसमें कोई मेरिट नहीं है स्टेज 1 में। अच्छा, फिर क्या वजह होती है कि आप इलाज शुरू कर दें उसके बाद भी स्टेज 3 में आदमी चला जाए? स्टेज 2 में कुछ लोग एंड होते हैं इसीलिए क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम यानी कि दिफाई निज़ाम थोड़ा कमज़ोर रहता। ख़ास तौर से अगर कोई समझिए प्रेग्नेंट लेडीज़ है या फिर जो है छोटे बच्चे जिनको जो है दूसरे अमराज है पहले से, जैसा कि दमा, गुर्दे के ऐसे कुछ, या फिर ज़ईफ़ लोग हैं जिनको डायबिटीज़, शुगर का मर्ज़ है या फिर दिल के अमराज है, तो ऐसे अफराद का इम्यूनिटी बहुत वीक रहता। तो यही लोग हैं अक्सर जो है स्टेज 2 में दाखिल हो रहे। पर अगर स्टेज 1 में सही टाइम पे ये लोग का भी ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाए तो कम से कम 10 में से 7 से 8 लोग ये लोग भी स्टेज 2 में बहुत सेफली लैंड होते हैं, यानी कि वेंटिलेटर्स की ज़रूरत, ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती ये लोग को भी। तो जो है अहमियत स्टेज 1 की समझना है अपने को। तो स्टेज 1 में खांसी बुखार की कैफियत होती है, स्टेज 2 में मेरे ख्याल से ब्रीदिंग प्रॉब्लम होता है। स्टेज 2 में बहुत ज़्यादा सीने में दर्द होना, इंतहा की शदीद खांसी, आपको सूखी खांसी, और जो है किसी किसी को बलगम वाली भी आती, ब्लड आना खांसी के साथ, और किसी किसी को इतना ज़्यादा कमज़ोरी पसीने, मतलब आप लिटरली वॉशरूम तक, टॉयलेट तक भी आप जा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा सांस, दम चढ़ना और पसीने चला जाना, ये सब सारे सिम्टम्स आपके जो है सेकंड स्टेज के हैं। आप अगर ये सिम्टम्स है और आपको टेम्परेचर भी जो है हाई ग्रेड आ रहा 102, 103, तो आपको समझना है कि आप स्टेज 2 में है। तो ऐसे में ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी, एरेटर जो होता है, सिलेंडर लगाते हैं और फिर जो है वो वाल्व वगैरह होता है, उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो ये जो लोकली जो प्राइवेटली प्रोक्योर करके घर में जो है इसका इलाज हो रहा है ऑक्सीजन का, ये दुरुस्त है या इसमें कोई हज़ार्ड है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी इतने सारे लोग हॉस्पिटलाइज बिना हुए के सिर्फ मकान में रह के सिर्फ छोटी सी मशीन, पल्स ऑक्सीमीटर और ऑक्सीजन सिलेंडर के सहारे
बाकी का जो भी डॉक्टर आपको जो है आपके घर के आसपास रजिस्टर्ड एमडी प्रैक्टिशनर जो भी आपको मेडिसिन बता रहे वो आप फॉलो करने पे अभी आज कम से कम 70-80% लोग घर पे ही ठीक हो रहे हैं बिना हॉस्पिटलाइज हुए के। तो बहुत समझिए आप अल्लाह ताला का ये एहसान है ये बीमारी में कि डेथ रेट बहुत ज़्यादा कम है, डेथ रेट बहुत ज़्यादा कम है। और अक्सर उन लोगों का हो रहा जो ज़्यादा अलील बहुत ज़्यादा हो जा रहे, जिनको दूसरे भी प्रॉब्लम्स है जैसा कि मैं बताया बीपी, शुगर, हार्ट के अमराज, कैंसर वगैरह, ये लोग में डेथ रेट थोड़ा ज़्यादा है, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा कम है डेथ रेट। ये वजह कोमॉर्बिडिटी है या फिर इससे पैनिक होके लोग हार्ट अटैक वगैरह का शिकार हो रहे हैं? डेफिनेटली पैनिक होने से अपना जो है दिफाई निज़ाम जो है अल्लाह ताला उसमें जो है एक सिस्टम ऐसा फिट किया, जब इंसान पैनिक होता तो उसके अंदर बॉडी में अपने नेगेटिव हार्मोन्स शूट होते, जिससे आपका इवन इम्यूनिटी सिस्टम यानी कि दिफाई निज़ाम भी कमज़ोर होता। तो इसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा जने जो है शदीद अलील हो जा रहे। मेडिसिन के अलावा मतलब इंसान को हिम्मत से भी रहना और ग़िज़ा भी अच्छी लेना है, नहीं तो फिर आप डेफिनेटली जो है स्टेज 2 में बहुत ज़्यादा शदीद अलील हो जाते हैं। जो बड़ी उम्र के हो जाते हैं वैसे भी वल्नरेबल रहते हैं, काफ़ी सेंसिटिव रहते हैं थॉट्स में, लोनली फील करते हैं, कई लोग जो है सिंगल हो जाते हैं, उनका पार्टनर खो देते हैं। तो ऐसे में उनकी हिम्मत उनकी हिम्मत बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए एक चीज़ है कि आपको चाहे डिप्रेशन हो या चाहे एंग्जाइटी हो, ये डेफिनेटली आपका इम्यूनिटी सिस्टम वीक करता। पर इस दौर में जो पैंडेमिक का जो चल रहा, आपको एक चीज़ ये समझना है कि इस बीमारी से अपने को लड़ना है। ये अहद अगर आपका पक्का नहीं है, और दूसरा आपको जो है अल्लाह ताला पे भरोसा करना है। मोमिन है, आपको अल्लाह ताला पे भरोसा करना है। मेडिसिन के अलावा जो है आप जो है हिम्मत से रहना है, नहीं तो आपको जो है कम्प्लीटली बीमारी से बाहर आते आते बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता और कोई अपनी जान भी गंवा सकता। तो खैर मोमिन तो अल्लाह पर भरोसा करेगा, मगर ऐसे भी लोग हैं जो गैर मोमिन हैं मगर मुतासिर हो रहे हैं, उन्हें क्या करना चाहिए? उनको अपना विल पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखना है, विल पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखना है। आपके घर में, ख़ानदान में, या फिर आप जिस भी गॉड में बिलीव कर सकते हैं, डेफिनेटली आपको अपना विल पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखना है। सिर्फ और सिर्फ मेडिसिन पे रिलाई नहीं करना है, आपको जो है हिम्मत करना है, ग़िज़ा भी अच्छी लेना है, दवाई भी टाइम पे लेना है। इंशाअल्लाह ताला इससे आपकी हिफाजत हो जाएगी। ग़िज़ा में ख़ास तौर पे ऐसे क्या चीज़ लेना चाहिए कि इम्यूनिटी एकदम ज़्यादा जल्दी बूस्ट हो जाए? ओके, ग़िज़ा में ऑलरेडी जो है एंटीऑक्सीडेंट जैसा कि फ्रूट्स रहते हैं बहुत सारे, आप जैसा कि जो है सेब, अनार, आपको एवोकाडोज़ वगैरह ये सारे, और आपको मौसम्बी, संतरा, सिट्रस फ्रूट्स ये सब लेना है आपको। और इसके अलावा बॉइल्ड एग्स, और आप दूध, डायरी प्रोडक्ट्स में दूध आप ले सकते हैं। और इसके अलावा आपको जो है पालक और क्या बोलते हैं सो ड्राई फ्रूट्स वगैरह, ये सब सारी चीज़ें आपको ग़िज़ा में ज़्यादा इंक्लूड करना है। ये सब आपके नेचुरली इम्यूनिटी बूस्टिंग फूड सब्सटेंसेस। और आपने जैसे बताया कि गवर्नमेंट के जो टेस्टिंग सेंटर्स है वहाँ पर रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट का इंतज़ाम है और RT-PCR का इंतज़ाम है, HRCT का इंतज़ाम शायद नहीं है सिर्फ हायर सेंटर्स में, गांधी वगैरह में। तो अब गांधी हॉस्पिटल में रश ज़्यादा होगा, अब ऐसे लोग प्राइवेट में जाना चाहेंगे तो वो टेस्ट का ख़र्चा क्या है? देखिए HRCT टेस्ट जो है, मैं इसीलिए भी उसके ख़िलाफ़ हूँ कि ऑलरेडी बहुत सारे लोग पैंडेमिक की वजह से परेशान हैं, माली हालात बहुत जनों के कमज़ोर हो गए। आपको प्राइवेट में 5,500 से 9,500 रुपये चार्ज कर रहे हैं HRCT टेस्ट के, तो मैं बिल्कुल इसके ख़िलाफ़ हूँ। और आपको सिर्फ और सिर्फ अगर आप मेडिसिन को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, स्टेज 2 में ऐसे लोगों के लिए HRCT टेस्ट करवा रहे, या फिर आपका सर्जरी है कोई प्लान करा हुआ हॉस्पिटल में, तो उनकी और जो है हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स हैं, एनेस्थेटिस्ट है, उनकी हिफाजत के लिए HRCT टेस्ट करवा रहे बस। तो जिसको ज़्यादा ज़रूरी है वही HRCT टेस्ट करा रहे हैं। अब आप इसके बाद ये बताइए कि सीरम मार्कर टेस्ट और D-डाइमर टेस्ट ये क्या होता है और ये किस हालत में ज़रूरी है? ओके, ये इन्फ्लेमेटरी मार्कर टेस्ट बोलते हैं हम लोग हॉस्पिटल्स में। जो है आपको सीरम IL-6, दूसरा आपका D-डाइमर टेस्ट बोलते हैं, और तीसरा आपका CRP टेस्ट बोलते हैं। तो ये बेसिकली ये टेस्ट में क्या है, समझिए आपके जिस्म में इन्फेक्शन बढ़ गया, ओके, बहुत सारे कोविड में एक क्लासिकल प्रेजेंटेशन आ रहा, TLC काउंट बोलते हैं, मतलब कि अपने जिस्म में वाइट ब्लड सेल्स उसका रेशियो नॉर्मल आ रहा टेस्ट करवाने पे। पर सीरम मार्कर टेस्ट जैसा कि मैं 3 में बता चुका हूँ, ये लोग के लेवल्स बहुत ज़्यादा हाई आ रहे, ओके, और सबका अलग अलग फंक्शन है अपनी बॉडी में। अगर आपको समझिए आप जो है आप हाइपरटेंसिव है, जैसा कि आपको BP है, तो ऐसे पेशेंट्स में जो है आपको D-डाइमर के वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा आ रहे खून में क्लॉट्स फॉर्म होने से, ओके। और कुछ लोगों को जिनको फेफड़ों में इन्फेक्शन ज़्यादा है, उन लोग को जो है आपको CRP और आपका
आपका सीरम IL-6 ये टेस्ट हॉस्पिटल्स में करवाते हैं। ये बेसिकली सभी सिर्फ आपके ब्लड में इन्फेक्शन लेवल्स चेक करने के वास्ते सिर्फ और सिर्फ स्टेज 2 पेशेंट्स के लिए करवा रहे हैं, स्टेज 1 के लिए बिल्कुल नहीं। टीएलसी मतलब ल्यूकोसाइट काउंट। तो ये जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, इसमें सबसे ज़्यादा अहम जो एंटीबॉडीज फॉर्म होते हैं ये ल्यूकोसाइट्स ही होते हैं। डेफिनेटली वाइट ब्लड सेल्स में ही आपके दिफाई निज़ाम का जो है बहुत ज़्यादा जो है उसका इम्पोर्टेंस रहता, बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहता वाइट ब्लड सेल्स का आपका इम्यूनिटी के लिए। और जो है फॉर सम अनस्पेसिफिक रीजंस, क्योंकि अभी आजकल कोविड के ताल्लुक से इतना कुछ नहीं भी मालूम है, बहुत कुछ मालूम भी हुआ है लोगों को, बहुत कुछ नहीं भी मालूम है। इसमें एक ये है कि जो है TLC काउंट नॉर्मल आ रहा है और इन्फ्लेमेटरी मार्कर टेस्ट बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, हाई वैल्यूज़, और स्टेज 1 में तो बिल्कुल नहीं करवाते ये टेस्ट। और कैंसर रिएक्टिव प्रोटीन का क्या मामला है, कितना काउंट नॉर्मल है, उससे ज़्यादा हुआ तो फिक्र की ज़रूरत है। CRP के आपके नॉर्मल रेंज वैल्यूज़ रहता, तो लेस देन 4-5 जो है नॉर्मल कंसिडर करते हैं हम लोग। अगर जो है उससे ज़्यादा आ रहा, ख़ास तौर से जिनको कोविड है उन लोग को जो है मोर देन 50, 60, 70 ऐसा आ रहा CRP का वैल्यू, तो आप सस्पेक्टेड कोविड है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कंफर्म कोविड है, ये टेस्ट से भी कंफर्म नहीं बोल सकते। तो इसका मतलब ये है कि CRP किसी और वजह से भी बढ़ सकता है। डेफिनेटली आपके जिस्म में कुछ भी इन्फेक्शन हो, कुछ भी इन्फेक्शन आके जाओ, चाहे वायरस का हो या बैक्टीरिया का हो, डेफिनेटली आपको ये सभी इन्फ्लेमेटरी मार्कर टेस्ट आ सकते हैं रिपोर्ट्स। डॉक्टर साहब, अब आप ये बताइए कि आपके पास कितने लोग आ चुके हैं और कितने लोग सेहतयाब हो चुके हैं कोविड केसेस? ओके, ऐसे काफ़ी डेली हमारे यहाँ रोज़ आ रहे हैं जो पॉजिटिव भी थे, इसमें कई सारे लोग और बहुत सारे फर्स्ट कांटेक्ट भी थे। और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें जो है मैं इतना बोलूँगा कि जैसा ओवरऑल आपका जो है कोविड में रिकवरी रेट है, अभी राइट नाउ हिंदुस्तान में सिर्फ 3% है फैटेलिटी रेट, मतलब अमवात जो है 3% है हिंदुस्तान में। तो मैं वही बोलूँगा कि ऑलमोस्ट हमारे यहाँ क्लिनिक में भी वैसा ही है। 100 में से समझिए आप 97-98 लोग बिल्कुल ठीक हो जा रहे 2 वीक्स में। कुछ लोग हैं जो ज़्यादा एक सीवियर फॉर्म डिसीज़ में लिए और किसी का इंतकाल भी हुआ है। तो ये जो ज़्यादा ख़राब कर ले के केस आते हैं तो उनको रेस्पिरेटर की ज़रूरत पड़ती है या फिर वेंटिलेटर के, ऐसे केसेस भी आप हैंडल कर चुके हैं? डेफिनेटली ऐसे केसेस बहुत आ चुके हैं हमारे यहाँ पे, मतलब क्योंकि एक छोटा सा क्लिनिक है और दुरेशवर में राइट नाउ कोविड के पेशेंट्स का एडमिशन पॉसिबल नहीं है, तो सिर्फ उनको रिफ़र किया जाता है यहाँ से। और मैं तो उनसे ख़ास तौर से गुजारिश करता हूँ कि जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप जो है गांधी हॉस्पिटल में जाके एडमिट हो जाइए। और ऐसे बहुत ही कम लोगों को ज़रूरत पड़ी है, और ऐसे लोग वो भी जो बहुत ज़्यादा लेट आए, स्टेज 1 में नहीं स्टेज 2 ऑफ बीमारी में आए और बहुत लेट आए, शदीद दलील होके बिल्कुल बैठ भी नहीं सक रहे, बहुत ज़्यादा हाँप रहे, ऐसे लोगों को ज़रूरत पड़ी है डेफिनेटली। दुर्राशवर हॉस्पिटल कोविड ट्रीटमेंट के लिए किस हद तक तैयार है? देखिए स्टेज 1 का तो हमारे यहाँ बिल्कुल ट्रीटमेंट हो रहा है, पर हॉस्पिटल्स में मल्टीपल रीजन है, जैसा कि स्टाफ भी कुछ लोग पॉजिटिव आ चुके हैं इससे पहले, डॉक्टर्स वगैरह, तो सिर्फ एहतियाती तौर पे स्टेज 2 पेशेंट्स वगैरह हमारे यहाँ पे एडमिशन नहीं हो रहा अभी जी। वेंटिलेटर्स कितने हैं दुर्राशवर? वेंटिलेटर्स देखिए 12 वर्किंग वेंटिलेटर्स है पूरा हॉस्पिटल में, पर एज ऑफ नाउ बिल्कुल जो है कोविड के लिए तो हॉस्पिटल में सेपरेट वार्ड वगैरह बना के ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं किया जा रहा। अगर गवर्नमेंट परमिशन देती है, क्योंकि ओल्ड सिटी में केसेस ज़्यादा है, तो अगर गवर्नमेंट परमिशन देती है तो दुर्राशवर ये काम करेगा? बिल्कुल मैं तो बिल्कुल जो है साथ दूंगा इस चीज़ में और आगे रहूँगा इंशाल्लाह ताला। अगर कोविड का वार्ड वहाँ पे बना तो डेफिनेटली जो है बिल्कुल हम तो ट्रीटमेंट में आगे रहेंगे इंशाल्लाह। हमसे बात करने का बेहद शुक्रिया डॉक्टर साहब। तो नाज़रीन, ये थे डॉक्टर SRM कादरी साहब, ये ENT सर्जन हैं और इन्होंने कहा है कि गैर ज़रूरी कोविड टेस्ट कराना बीमारी को दावत देना भी हो सकता है। अगर कोई सेहतमंद है वो जाकर कोरोना टेस्टिंग सेंटर पर जाएगा और वहाँ ज़रिए भी बदएहतियाती हो गई तो लेने के देने पड़ सकते हैं। और फिर अगर कोई कोरोना नेगेटिव पाया जाता है तो ये इस बात की गारंटी नहीं है कि उसके बाद उसे कोरोना नहीं होगा, वो आज़ादी से घूम फिर सकेगा। एहतियात तो सबको करनी है और जितना जल्दी हो सके अगर इलाज शुरू कर दें तो कामयाब इलाज हो रहा है। इसका मोर्टालिटी रेट बहुत कम है, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। चाहे आप कोमॉर्बिडिटीज़ भी लेकर रहे हैं, अगर आपको हार्ट डिजीज़ है या फिर कोई और ऐसी भी डिजीज़ है, क्रॉनिक डिजीज़, उसके बावजूद ये भी देखने में आया है कि 90+ एज के लोग भी कोरोना का इन्फेक्शन होने के बाद भी ये कामयाबी से लड़े हैं, बचकर वापस आए हैं। ख़ास लम्हात में आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। शब बख़ैर।